प्यारे बच्चों, आज हम तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के पेपर फर्स्ट से अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय रहेगा अरस्तु के अनुसार क्रांतियों के कारण एवं क्रांतियों को रोकने के उपायों का विश्लेषण। प्यारे बच्चों, अरस्तु ने अपनी क्रांति संबंधी धारणा का प्रतिपादन करते हुए क्रांति का अर्थ बताया संविधान में होने वाले परिवर्तन। उन्होंने कहा संविधान में होने वाला छोटा बड़ा परिवर्तन या संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन होना क्रांति है। अरस्तु ने क्रांतियों के कारणों की भी चर्चा की है और क्रांतियों के सामान्य कारण एवं विशिष्ट कारण बताए हैं। अरस्तु के अनुसार क्रांतियों का सामान्य कारण विषमता इनइक्वालिटी है। क्रांति का मूल कारण समानता की भावना है। जैसे धनिक तंत्रों और जनतंत्रों में अधिक क्रांतियां होती हैं। धनिक तंत्र में इसका ही एक गुट दूसरे के विरुद्ध क्रांति करता है और निर्धन वर्ग भी उसके विरुद्ध विद्रोह करता है। किंतु जनतंत्र में जनता का समूह उस राज्य के धनी वर्ग के विरुद्ध क्रांति करता है। अरस्तु ने क्रांति के विशिष्ट कारणों का भी विश्लेषण किया है। उन्होंने कहा इसके विशिष्ट कारण हैं शासकों की धृष्टता या लालच। कई बार शासन सत्ता का दुरुपयोग करने के कारण भी क्रांतियां होती हैं। अयोग्य व्यक्ति के शासन के कारण भी क्रांतियों का जन्म होता है। अरस्तु मानते हैं कि मध्यम वर्ग के समाज में अभाव भी क्रांति को जन्म देते हैं। यही नहीं, आर्थिक असंतुलन भी क्रांति का कारण बनता है। कई बार राज्य में विदेशियों के बाहुल्य के कारण भी क्रांतियां होती हैं। समाज के कुछ वर्ग सम्मान की लालसा के कारण भी क्रांति कर देते हैं। कभी कभी भय के कारण भी क्रांतियों का जन्म होता है और घृणा के कारण भी क्रांतियों का जन्म होता है। कई बार पारिवारिक झगड़े भी क्रांति को जन्म देते हैं। कुछ परिस्थितियों में शासक वर्ग की असावधानियां भी क्रांति का कारण बनती हैं और कई बार भौगोलिक स्थिति भी इसका कारण हो जाती है। अरस्तु विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों में क्रांति के विशिष्ट कारणों का भी विश्लेषण करते हैं। उनका मानना है प्रजातंत्र में क्रांति पैदा करने वाला प्रमुख कारण समानता की भूख होता है। इसके अतिरिक्त प्रजातंत्र में होने वाली क्रांतियों के लिए वाग्वीरों के उच्छृंखल व्यवहार को भी
जिम्मेदार माना जाता है। अरस्तु धनिक वर्ग में क्रांति के भी कारण बताते हैं। धनिक वर्ग का असमानता का सिद्धांत धनिक तंत्र के जीवन के लिए समय समय पर संकट पैदा करता रहता है। कुलीन तंत्र में क्रांति का भी अरस्तु विश्लेषण करते हैं। उनके अनुसार कुलीन तंत्र के जनसाधारण में जब यह धारणा पैदा हो जाती है कि वे श्रेष्ठता में शासक वर्ग के अनुरूप हैं, या जब सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है, तो विद्रोह पैदा होता है। राजतंत्र में राज परिवार के आंतरिक कलह होने पर या राजा के निरंकुश बनने पर विद्रोह होता है। अरस्तु निरंकुश तंत्र में क्रांति का भी जिक्र करते हैं और बताते हैं कि इसमें विद्रोह का मुख्य कारण अन्यायपूर्ण उत्पीड़न, आतंक, अत्यधिक तिरस्कार आदि होते हैं। इस प्रकार बच्चों, अरस्तु क्रांतियों के कारणों पर प्रकाश डालते हैं, लेकिन साथ ही साथ अरस्तु ने क्रांतियों को रोकने के उपायों की भी पॉलिटिक्स में चर्चा की है। अरस्तु ने एक चिकित्सक की तरह क्रांतियों के निदान के उपाय भी बताए हैं। उन्होंने कुछ उपायों का जिक्र किया है। उनका मानना है कि क्रांतियों को रोकने के लिए जनता में संविधान के प्रति आस्था सबसे महत्वपूर्ण है। शासक एवं शासितों में सद्भावपूर्ण संबंधों को भी क्रांतियों को रोकने के उपाय माना जा सकता है। विधि का शासन भी इस दिशा में महत्वपूर्ण उपाय है। इसी तरह सबके साथ समानता का व्यवहार शासकों को करना चाहिए। मध्यम वर्ग की समाज में प्रधानता भी क्रांतियों को रोकने का सशक्त उपाय है। आर्थिक समानता भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्रांतियों को रोकने में समुचित शिक्षा प्रणाली भी एक महत्वपूर्ण निदान है। विदेशी समस्याओं की तरफ जनता का ध्यान केंद्रित करना भी जरूरी है। अरस्तु का मानना है कि राजकीय पदों और सम्मानों का भी शासक द्वारा न्यायोचित वितरण किया जाना चाहिए। हमेशा शासक वर्ग को राज्य में होने वाले परिवर्तनों पर भी निगरानी रखनी चाहिए और शासकों में एक परस्पर सद्भाव भी इस दिशा में कारगर उपाय है। इस प्रकार क्रांति को रोकने के लिए अरस्तु मध्यम वर्ग पर आधारित
मिश्रित संविधान और शिक्षा पर सबसे अधिक जोर देते हैं। इसके साथ ही साथ अरस्तु ने विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांतियों को रोकने के विशिष्ट उपायों की भी चर्चा की है। प्यारे बच्चों, अरस्तु ने राजतंत्र में क्रांति को रोकने के लिए संयत आचार को अनिवार्य माना है। शासक का संयत व्यवहार शासन को स्थायित्व देता है। निरंकुश तंत्र में क्रांतियों को रोकने के उपायों की भी अरस्तु ने चर्चा की है। उनका मानना है कि इस शासन में शासन को यह दिखावा करना चाहिए कि वह निरंकुश नहीं है। सार्वजनिक आय के प्रति भी उसे सजग रहना चाहिए। कर लगाने व कर वसूलने में भी ध्यान रखना चाहिए। निरंकुश तंत्र में निरंकुश शासक का व्यक्तिगत व्यवहार गंभीर और संयत हो, तभी इस व्यवस्था में क्रांतियों को रोका जा सकता है। बच्चों, अरस्तु ने प्रजातंत्र में भी क्रांति को रोकने के उपाय बताए हैं। उनका कहना है कि प्रजातंत्र में संपन्न लोगों के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए और उनकी संपत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाया जाए। धनिक तंत्र में अरस्तु का मानना है कि गरीबों का पूरा ध्यान रखा जाए और उचित मात्रा में शासन में सहयोग करने का अवसर प्रदान किया जाए। धनिक तंत्र में यथासंभव संपत्ति की समानता भी हो। इस प्रकार प्यारे बच्चों, निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अरस्तु ने क्रांति के कारणों तथा उनके निराकरण के साधनों का एक ऐसा विवेचन प्रस्तुत किया है जो पूर्णतः यथार्थवादी है। इसीलिए मैक्सी ने लिखा है कि समकालीन राजनीति विज्ञान क्रांति के विष के प्रतिकार के लिए सबसे अधिक विश्वसनीय उपायों का अरस्तु के अतिरिक्त निर्देश नहीं कर सकता।